morning. So welcome to the class. आधुनिक भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और यूपीएससी की प्रिपरेशन में हमारी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपके लिए बहुत काम करने वाली है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं क्लास की और समझते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं, कैसे काम कर रही हैं। तो दोस्तों, जब हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो कल हमारा जो डिस्कशन हुआ था, रेडी है हमारे पास पेन और पेपर के साथ हम लोग? कल हमारा जो डिस्कशन हुआ था उसमें मैंने बताया था कि भारत में ये बताया जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही अंग्रेजों के शासन के लिए जमीन तैयार हो गई थी, क्योंकि उसके बाद के जो शासक थे वो बहुत अच्छी तरह से शासन नहीं कर पाए और इंडिया जो है फ्रैगमेंटेड हो गया था। औरंगजेब की पॉलिसीज के लिए इसमें जिम्मेदार जो है वो बताया गया कि औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी इसमें कि उसने मराठों के खिलाफ बहुत ही क्रूरता के साथ युद्ध किया। वो दक्कन में बहुत गहराई तक जाना चाहता था, बीजापुर, गोलकुंडा, और फिर वहां पे बहुत लंबे लंबे सैन्य अभियान किए उसने। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस दौरान उसने बेपनाह दौलत खर्च की, भारत की इकोनॉमी को नष्ट कर दिया, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी, जो कि इस देश का एक कोर कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है हमारे सामने हो जाता है, हमारे सामने दिखाई पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉडर्न इंडिया की। अब हम बात करेंगे कि कल मैंने आपको यूरोपियंस ने क्या किया वहां पे, इसके बारे में बात किया और कैसी वहां की स्थितियां थी जिसके लिए वो भारत की तरफ आए। आप लोगों को कल इसमें मजा आया होगा। सो चलिए आज शुरुआत करते हैं कि अब भारत में कैसे उन्होंने अपने शासन की स्थापना करना शुरू कर दिया था और कैसे करके ब्रिटिश ने जो है यहाँ पर अपनी ताकत को बढ़ाया। सो सबसे पहले आज हम बात करेंगे हाउ कंपनी स्टैब्लिश पावर, यानी कि कंपनी ने किस तरह से अपनी पावर को स्टैब्लिश करने की कोशिश की। लिखो, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। लिखो, किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने शासन को स्थापित किया। लिखो, किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने शासन को स्थापित किया। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ईआईसी फॉर्म्ड इन 1600, 1600 में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, ये जो ब्रिटेन की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने एक चार्टर बनाया। चार्टर मतलब एक पत्र होता, राजाज्ञा। एक चार्टर यानी राजाज्ञा बनाई। ध्यान से लिखते जाओ इसको। राइट, यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे पहला हमारा जो चैप्टर है, कैसे हमारा जो है वो ब्रिटेन ने यहाँ शासन स्थापित किया। तो इसके माध्यम से आपको एक बहुत जबरदस्त इंसाइट मिलेगा। तो चार्टर की स्थापना की। चार्टर क्या था? जो चार्टर था, बेसिकली जब वेस्ट ये कहता है कि देखो हम कॉम्पिटेटिव एज की बात करते हैं, तो ये इनका कैरेक्टर ही नहीं है एक्चुअली। इनका सब ये बहुत लफड़ेबाज लोग हैं। तो इन्होंने चार्टर में लिखा सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट। तो ब्रिटेन की तरफ से, कल आपको मैंने एक कहानी बताई थी, कल सब लोगों ने बोल दिया था, तो कल आपको एक कहानी बताई थी मैंने कि वहां पर वो राजा रानी जो थे उन्होंने क्या किया था कि भाई चाहे पुर्तगीज हो, डच हो, ठीक है, फ्रांसीसी हो, ब्रिटिश हो, सारे ये, तो ये सब बेसिकली समुद्री लुटेरों का इनके पास था। ये दूर दूर तक जो है वो समुद्र में जाते थे, कंपटीशन बहुत था इनके बीच में। तो इनको राजाज्ञा दे दी कि जाओ तुम यार पूरब में व्यापार करो, हम तो नहीं जा पाएंगे, तुम पहुंचो और हम इसमें शेयरिंग कर लेंगे, हमें इतना टैक्स दे देना, इससे हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तो बेसिकली यही चीज थी और कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये सारे के सारे यही लुटेरे थे जो वहां से निकले। कल आपको कहानी में बहुत कुछ मजा आया होगा। तो अब हम बात करते हैं भारत में स्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, कंपनी ने अपना शासन कैसे स्थापित किया। तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर दिया, यानी राजाज्ञा दी। क्या लिखा? सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट, यानी पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार। पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार, सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट, पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया।
यानी अगर मैं इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखूं तो ये बिल्कुल गलत है। एकाधिकार का मतलब होता है सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूर्व के साथ व्यापार करेगी। और क्या हुआ था, ट्रेडिंग जब हुई थी उसमें जो राजा रानी थे उनको सबसे बड़ी घूस, रिश्वत इन लोगों ने पेशकश की थी। तो जब ये घूस और रिश्वत मिली कि भाई हम आपको शेयर देंगे लूट में, तो फिर जो सो कॉल्ड ये अपने आप को महारानी और पता नहीं क्या क्या कहती हैं, तो उस लूट में इनकी हिस्सेदारी थी। तो बोला अच्छा आप फला आप कितना देंगे, 10%, आप कितना देंगे, 20%। अच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने कहा सर हम मैडम आपको हम इतना परसेंट देंगे। अच्छा इतना परसेंट। तो सोचो यहाँ पे राजा रानी जो है वो लूट में हिस्सेदारी मांग रहे हैं। जिसने बड़ी हिस्सेदारी बोला अब आपके आपको क्या है, भारत के साथ जाइए आप एकाधिकार व्यापार करिए। इसको बोलते हैं मोनोपोली, यानी व्यापार एकाधिकार। क्या बोलते हैं इसको, मोनोपोली, व्यापार एकाधिकार। जो कि ये गलत प्रैक्टिस मानी जाती है, राइट, बहुत गलत प्रैक्टिस मानी जाती है। लेकिन सारी गलतियां तुम देखोगे यहां से इनकी शुरू हुई हैं। और आज ये अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि वी आर रेशनल, हम ह्यूमैनिटेरियन हैं, हम फलाने हैं। तो इस क्लास से तुम्हें बहुत कुछ ये पता चलेगा, इनको एक्सपोज करने की हम बहुत कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन, ये कैसी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी? ये एक मर्सेंटाइल कंपनी थी। लिखो, एक वाणिज्यिक कंपनी थी। ये एक वाणिज्यिक कंपनी थी जिसका उद्देश्य प्रतियोगिता को खत्म करना था, मतलब इसके टक्कर में कोई भी ना रहे। अच्छा यूरोप में छोटे छोटे देश थे, सब लुटेरे, वो सब निकल पड़े थे अपना तामझाम लेके। पुर्तगीज निकले, फ्रांसीसी निकले, डच निकले। तो इनको डबल लड़ाई एक लड़नी थी। भारत में क्या करना, चूंकि भारत उनको नजर में, अब तुम्हें कल की क्लास से तो समझ में आ गया होगा कि इन्होंने कितना बड़ा तामझाम फैलाया यहाँ पे। तो एक्सक्लूड कंपटीशन, इन्होंने प्रतियोगिता को खत्म करने के लिए इन्होंने तमाम गलत कार्य किए। प्रतियोगिता को खत्म करने के लिए तमाम गलत कार्य किए। और ये मैं समझना कि सिर्फ यूरोप में जो कंपनीज आ रही है उनको खत्म करने के लिए, फ्रांसीसी को हराना है, पुर्तगीज को, डच को नहीं, इन्हें भारत में भी जो था, भारत चूंकि बहुत समृद्ध था, बहुत जबरदस्त हैंडीक्राफ्ट, उसका स्किल, तो इन्होंने भारत के कंपटीशन को भी खत्म करने के लिए गंदगी मचाई। ये बहुत ही ज्यादा गंदे थे। और अगर आज ये नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर इनसे ज्यादा गंदा इंसान कोई नहीं है। क्या इन्होंने किया, कैसे इन्होंने खत्म किया? ईस्ट इंडिया कंपनी की खास बात क्या थी, ये तुम लिखो इसको जरा। अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमली थ्रू ट्रेड। तो मर्सेंटाइल कंपनी क्या होती है, वाणिज्यिक कंपनी क्या होती है, लिखो। यह एक व्यापारिक संगठन होता है जिसका प्राथमिक कार्य व्यापार के माध्यम से, यह एक वाणिज्यिक संस्थान होता है जिसका प्रमुख कार्य, प्राथमिक कार्य व्यापार के माध्यम से लाभ कमाना होता है। लाभ कमाना होता है। रवि वर्मा, क्या मैं भोजपुरी में बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? कान खोल के लिखना शुरू करो। यह एक वाणिज्यिक संस्थान होता है जिसका प्राथमिक कार्य व्यापार के माध्यम से लाभ कमाना होता है। लाभ कैसे कमाते हैं, हाउ दे मेक प्रॉफिट? बाइंग गुड चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइसेस। यही इनका कोर था। अब इस बात को समझ लेना, क्योंकि तुम्हें एक ऐसी थ्योरी पढ़ाऊंगा, राइट, जो आपके बहुत काम आने वाली है। लिखो, यह लाभ वो सस्ता सामान खरीदकर सस्ता सामान खरीदकर और उच्च दाम पर बेचकर प्राप्त करते हैं। सस्ता सामान खरीदकर और उच्च दाम पर बेचकर प्राप्त करते थे, जैसे वास्को डी गामा, राइट, हो गया। अब इसी से ही इनकी कहानी शुरू हो जाती है। अब इस मैप को बड़े ध्यान से देखो। तो जो ब्रिटेन के लोग थे, ये बेसिकली यूरोप के हिस्से में, जैसे ब्रिटिश आइलैंड की बात करें, तो ये पूरी कहानी तुम्हें समझ में आएगी तो मजा आएगा तुम्हारे सामने। ये मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस दौरान जो है वो स्वेज नहर ओपन नहीं थी, ठीक है। ये जो है वो मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर है, ये अटलांटिक महासागर है। तो जो ब्रिटेन और यूरोप के जो देश थे वो इस
हिस्से में लगते, तो इनका जो एरिया था वो देखिए, कोलंबस निकल गया इस तरफ, ठीक है। अब जरा इनका ध्यान से देखो, इनका रूट क्या था। तो इनको सुनाई पड़ा, तो जैसे क्या होता था, चाइना और भारत के हिस्से से होते हुए इस लैंड से व्यापार होता था। तो ये बड़ा मुश्किल लैंड था, क्योंकि बीच में बहुत लंबा जो है वो इलाके थे, कई देश थे, आपस में लड़ाइयां होती थी उनकी। तो यहाँ से कहानियां पहुंची कि भारत और चीन, बहुत पूर्व के देश जो है, बहुत अमीर हैं। बड़े ध्यान से समझना इसको, समझ आएगा तुम्हें, मजा आएगा। तो पुर्तगीज सबसे पहले निकले, पुर्तगाली, और वो सबसे पहले दक्षिण भारत यहाँ पहुंच गए थे। इनका रूट जो था वो इस रूप में था। तो सबसे पहले वो गोवा पहुंचे थे, जो पुर्तगीज से यूरोपीय, लेकिन जैसे ब्रिटेन के लोग पहुंचे, तो ब्रिटेन के साथ बड़ी दिक्कत थी। ठीक है, अब देखो उन्होंने कैसे कैसे चीजों को किया। तो ये जब वो निकलते थे तो रास्ता तो उन्हें नहीं पता था इतना दूर, और ये दूरी भी बहुत ज्यादा थी, कई कई महीनों का सफर ये लगता था। और उस दौरान जो है वो इनके लिए सफर करना बड़ा मुश्किल, लेकिन कोई चारा नहीं था। उन्होंने सुना था कि भैया तो बहुत ज्यादा रिचनेस है, बहुत ज्यादा समृद्धता है, सोना चांदी है। तो ये वहां से निकले, और ये अक्सर यहाँ पर आकर फंस जाते थे। ठीक है, ये जो अफ्रीका का हिस्सा था। और यहाँ पर क्या होता था कि वो भटक जाते थे, और फिर आदिवासी जो वहाँ के ट्राइबल लोग थे वो उनको मार देते थे, या उनको दुश्मन समझ लेते थे। इन्होंने बड़ी कहानियां बना रखी थी। तो अक्सर जब उनकी नाव यहाँ आके फंस जाती थी, ये जो अफ्रीका का हिस्सा है, तो यहाँ पर वो जो है ज्यादातर वो नष्ट हो जाते थे, ज्यादातर वो मर जाते थे। तो जब वो यहाँ पहुंच जाते थे, जिसको साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में देखो कितने गोरे रहते हैं, तो इसको भी कॉलोनी उन्होंने बना ली। तो इसको नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप्स, यानी आशा अंतरीप नाम दिया गया। इसका नाम था आशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप। यानी यहां से जब हम टर्न लेंगे, लेफ्ट टर्न लेंगे, तो फिर क्या होगा, भारत की तरफ और ईस्ट की तरफ हम मूव कर जाएंगे। तो ये जो रास्ता था यहाँ से जो गुजरता था, ये इनके लिए, इसको नाम इन्होंने दिया आशा अंतरीप। ठीक है, ये मैप बना लेना, आशा अंतरीप नाम दिया, यानी कि केप ऑफ गुड होप। अब क्या हुआ, ये यहां से चलते थे, और अगर जब यहां पहुंच जाते थे, तो इसका मतलब होता था कि अब भारत के लिए रास्ता उन्हें मिल गया है, और फिर धीरे धीरे ये भारत में प्रवेश करते थे। तो चूंकि पुर्तगाली सबसे पहले पहुंच गए थे दक्षिण भारत में, तो जो अंग्रेजों ने अपना जो सेगमेंट बनाया, वो उन्होंने बनाया ईस्टर्न साइड को। बंगाल उस समय बहुत रिच था, कॉटन जूट हब हुआ करता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और इन लोगों ने क्या किया, अलग अलग फ्रांसीसी आए, जैसे डच आए, तो मसालों के व्यापार से लेकर ब्रिटिश आए, तो सबने भारत में अपना भाग्य आजमाया, जिसमें इस पूरी लड़ाई में जो ब्रिटिश थे वो कामयाब हो गए। तो उन्होंने बाहर का अपना जो है, खासतौर पे जब नेपोलियन हार गया, तो फ्रांस की जब पराजय हो गई, तो उनको एक तरीका मिल गया, जिसमें वो उन्होंने जो है वो ब्रिटेन ने जो है, जब नेपोलियन को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, फ्रांस को हरा दिया, तो भारत में भी उसकी शक्ति कमजोर हो गई थी। तो कुल मिलाकर जो है वो पुर्तगीज ने अपने आप को गोवा के आसपास के हिस्से में रखा, दक्षिण भारत में रखा। तो पूरे भारत में जो है वो कब्जा करने का अधिकार अंत में किसको मिला, डच जो है यहाँ से चले गए, डच जो है ईस्ट जावा सुमात्रा की तरफ चले गए, कि भाई हम सिर्फ मसालों तक रखें, कौन लड़ाई लड़े। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली हो गई, और धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये कहानी हमारी रहेगी। तो ये सी रूट था, जबकि उतनी दूर से ये यात्रा करते हुए यहां तक पहुंचे। राइट, नेक्स्ट वन, आगे देखते हैं। तो गोवा की बात करें सबसे पहले, कैसे ये हुआ। तो गोवा 1498 में जो पुर्तगीज थे, पुर्तगाली, ठीक है, 1498 में पुर्तगाली जो थे, उसमें जो सबसे पहला व्यक्ति है जिसको वास्को डिगामा, ठीक है, वो अपना जो है वो गोवा में अपना एस्टैब्लिशमेंट हुआ। आपको पता है गोवा भारत की आज़ादी के बाद कहीं आज़ाद हुआ था। तो 1498 में जो सबसे पहले पुर्तगाली आए, आप क्रम याद रखिएगा, जिसमें वास्को डिगामा ने यहाँ अपनी एस्टैब्लिशमेंट भारत में करनी शुरू कर दी। ठीक है, देखो, ब्रिटिश से पहले कौन यहाँ एस्टैब्लिश हो गया था, पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने अपनी जड़ें जमा ली। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। तो अब उन्हें समझ में आ गया कि पुर्तगालियों से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, वहां अपना जो है बातचीत हो रही थी, तो हम ईस्ट की तरफ चले जाएंगे। अगर ये साउथ की तरफ है तो ईस्ट की तरफ चले जाएंगे। बंगाल, बंगाल उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल, बंगाल में, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी।
पहला 1651, 1651 क्या हुआ था? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान से। फर्स्ट फैक्ट्री ऑन द बैंक ऑफ हुगली। देखो 1651 में ब्रिटिश ने हुगली नदी के किनारे पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1651 में अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने हुगली नदी के किनारे पहली फैक्ट्री स्थापित की। फिर चूंकि ट्रेड में भारतीय कपड़े का ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते थे, इनका मशीनी कपड़ा जो है इसमें मुकाबला नहीं कर सकता था, राइट। तो इन्हें कहा कि भाई, इन्होंने पहले औरंगजेब को सबसे पहले ये बताया कि भाई देखो, हम आएंगे तो हम बंगाल में व्यापार करेंगे, तुम जो है व्यापार वहां से टैक्स नहीं ले पा रहे हो, हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा जो है वो इसमें हम काम कर लेंगे, ठीक है, हम तुम्हें इस पे देंगे। तो उन्होंने कहा हमें आप एक काम करो, एक राजपत्र दे दो, हमें एक फरमान दे दो। फरमान का मतलब होता है बादशाह जो देता था कि भाई आपको ये अधिकार रहेंगे। तो इन्होंने कहा कि सर हमें ड्यूटी फ्री ट्रेड करने दो, मतलब हमें ड्यूटी फ्री का मतलब हो गया हमसे कोई टैक्स ना लिया जाए। तो लिखो, ड्यूटी मुक्त व्यापार की अनुमति मांगी। किससे? औरंगजेब से। यहीं से गड़बड़ हो गई, क्योंकि औरंगजेब इस समय लड़ाइयां लड़ रहा था, ठीक है, और औरंगजेब मराठों से भी लड़ रहा था। औरंगजेब जो है वो दक्कन में भी था। औरंगजेब ध्यान नहीं दे पा रहा था। औरंगजेब को पैसे की कमी हो गई थी, औरंगजेब को पैसा चाहिए था। अंग्रेजों ने इस मामले को भांप लिया था। अब समझ, बहुत चालाक थे, उन्होंने पूरी स्टडी की, ठीक है, तो भांप लिया कि क्या चल रहा है। तो उसने कहा एक काम करिए बादशाह, हम आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे। देखो हमें इंडिया में ना तो सत्ता चाहिए, ना कोई चीज है, ना आपके रिलीजन से हमें कोई लेना देना है। हम तो सिर्फ साहब ट्रेड करने आए, हमें ट्रेड करने दीजिए, हमें ड्यूटी फ्री ट्रेड करें, हमें व्यापार करने दीजिए, जो लाभ कमाएंगे हम आपको दे देंगे, आपको बड़ी मदद है। तो औरंगजेब को भी इस समय सूझ नहीं रहा था। एक तरफ वो राजपूतों से भी लड़ रहा था, एक तरफ वो दक्कन में भी लड़ाई लड़ रहा था, एक तरफ जो है मराठों से भी लड़ रहा था, और जनता भी उससे बहुत नाखुश थी, पैसे की उसको बहुत जरूरत थी। तो उसने क्या किया, फरमान जारी कर दिया, राज आज्ञा दे दी। लिखो, फरमान भाई औरंगजेब। और औरंगजेब ने रॉयल ऑर्डर्स यानी शाही आज्ञा देते हुए इन्हें ड्यूटी मुक्त व्यापार की अनुमति दी। इन्हें ड्यूटी मुक्त व्यापार की अनुमति दी। नतीजा क्या हुआ? अंग्रेजों को किस्मत से बहुत अनुमति मिल गई। अंग्रेजों को किस्मत से बहुत अनुमति मिल गई, मोर कंसेशंस, बहुत कंसेशंस मिल गए उसको। नतीजा क्या हुआ? अब बंगाल की तरफ ध्यान था नहीं। फोर्टिफाइड देयर रीजन्स। अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र को की किलेबंदी, घेराबंदी शुरू कर दी। अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र की घेराबंदी शुरू कर दी। तो उन्होंने अब भारतीय भी उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। उन्होंने भारत के अंदर ऐसे ऐसे किले बना लिए, ऐसे क्षेत्र बना लिए कि बाहर का कोई व्यक्ति अंदर आ ही नहीं सकता। फोर्टिफाइड कर दिया, घेराबंदी कर दी। और उन्होंने देश के अंदर ही ऐसे क्षेत्र बना दिए जो एक्चुअली में ब्रिटिश क्षेत्र हो गए थे धीरे धीरे, ठीक है। लिखो, कैसे इन्होंने अपनी राज्य स्थापित किया। फ्रॉम ट्रेड टू हेजीमोनी। लिखो, अंग्रेजों ने व्यापार से शुरू करके एकाधिकार में कन्वर्ट कर लिया। लिखो, अंग्रेजों ने व्यापार से शुरुआत की और एकाधिकार में तब्दील कर दिया। व्यापार से शुरुआत की और एकाधिकार में तब्दील कर दिया। फ्रॉम ट्रेड टू हेजीमोनी, पूरी साजिश के साथ, स्टेप बाय स्टेप। जैसे मनोज ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है शाही फरमान को। ये उनके लिए बिल्कुल औरंगजेब की जो गलतियां थी, जो कमजोरियां थी, उसका उन्होंने फायदा उठा लिया। नेक्स्ट है डेथ ऑफ औरंगजेब। अब क्या हुआ, इधर उन्होंने अपना माहौल बनाना शुरू किया, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और जो बादशाह था, जो उसका उसका जो खौफ था, जो सिंगल गवर्नमेंट थी, वो नष्ट हो गया। डेथ ऑफ औरंगजेब। रीजनल पावर इमर्ज। देखो नतीजा क्या हुआ, जैसे ही बादशाह मरा, छोटी छोटी पावर्स इकट्ठा अपना सर उठाना शुरू कर दिया। देखो, रीजनल पावर इमर्ज, क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव शुरू हो गया। क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव शुरू हो गया।
दिस प्रोवाइड स्कोप टू ब्रिटिश, इसी तरह से नोट्स बनाया करो, LWI नोट्स बोलते हैं इसको। इस तरह ब्रिटिशर्स को, इस तरह से ब्रिटिश को एक मौका मिल गया, ब्रिटिश को एक मौका मिल गया टू कंट्रोल ओवर टेरिटरी, और उन्होंने इस मौके का फायदा, और उन्होंने इस मौके का फायदा क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया, क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया। और कई तरह की नीतियां अपनाई, जैसे शेखर बंदोपाध्याय को पढ़ोगे तो उनकी किताब है जो मॉडर्न इंडिया की, उसका नाम ही है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, यानी प्लासी से उनका वास्तविक शासन शुरू होता है, क्योंकि इससे पहले वो दब छुप के रह रहे थे, वो सिर्फ व्यापारी के रूप में दिख रहे थे। पहली बार जो उन्होंने वॉर किया, वॉर मतलब आप किसी देश में रह के लड़ाई कर रहे हो, सोचो क्या सिचुएशन हो गई होगी। तो ये बेसिकली जो है वो यहां पर उन्होंने किया, और प्लासी से ही ये इनकी वास्तविक शक्ति जो इसे कहते हैं ना हेजीमोनी की, वो यहाँ शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले इन्होंने वॉर यानी युद्ध के माध्यम से इस क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू किया, और कहते हैं प्लासी से पार्टीशन तक, विभाजन तक, ये जो शासन था वो अंग्रेजों का वास्तविक शासन कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्या था। तो सबसे पहले युद्ध से कैसे उन्होंने कब्जा किया, जहां उन्हें युद्ध करना था युद्ध की, जहां संधि करना था संधि की, जहां फूट डालना था फूट डाला, बहुत चालाक थे ये। तो बैटल ऑफ प्लासी, पहला प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757, यानी 1857 की क्रांति से 100 साल पहले 1757 में इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी की, यानी कि प्लासी का युद्ध किया, और यहीं से भारत की तकदीर जिसे कहते हैं रूठ गई। 23 जून का जो दिन है वो भारत के लिए एक बहुत काला दिन हुआ। तो क्या हुआ? बंगाल में कुछ क्षेत्रीय शक्तियां थी, रीजनल पावर्स, लिखो हुआ क्या बेसिकली, तो क्रम से समझते जाओ कि कैसे इन्होंने हर दरार का फायदा उठाया। तो वहां पे जो नवाब था मुर्शिद कुली खान, इसका वंशज अली वर्दी खान। तो मुर्शिद कुली खान को जो है वो मुगलों ने बंगाल की जो है वो स्वामित्व तो सौंपा था कि भाई आप जाइए वहां पे इसको फर्टाइल करिए और यहां से हमें टैक्स भेजिए। मुर्शिद कुली खान नाम याद रखना, एग्जाम में सब पूछा गया है। इसका वंशज अली वर्दी खान, और इसका वंशज था सिराजुद्दौला, नाम याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया सिराजुद्दौला। ये अंग्रेजों की आंख का सबसे बड़ा कांटा था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को समझ में आ गया कि ये जो अंग्रेज हैं ये फरमान का सहारा लेकर हमारे बंगाल को निचोड़ रहे हैं, बुरी तरीके से इसको परेशान कर रहे हैं, बुरी तरीके से इसको तबाह कर रहे हैं। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, अंग्रेजों को कह दिया हम तुम्हें अब कम ज्यादा रिसेशन जो हम नहीं देंगे, कंसेशन नहीं देंगे, जो हमारे कारीगरों का वही तुम्हारे लिए भी है, राइट। तो क्या किया सिराजुद्दौला ने, क्या काम किया, इसने कंपनी को अधिक रियायतें देने से मना कर दिया, अधिक रियायतें देने से मना कर दिया। सिराजुद्दौला ने कंपनी को अधिक रियायतें देने से मना कर दिया। उस समय क्लाइव जो था वो द्वैत शासन चलाता था, डुअल। तो कहता था कि भाई दो हिस्से होते हैं, दीवानी और फौजदारी। तो बोला फौजदारी ने शासन जो दंड बंद देना वो नवाब देगा, बदनामी उसकी होगी। और इन्होंने फरमान से क्या किया था, दीवानी यानी कि जो राजस्व यानी कि टैक्स का मुद्दा था वो अपने पास ले लिया। इससे बंगाल की इकोनॉमी नष्ट होने लगी, इन्होंने धीरे धीरे करके बंगाल की इकोनॉमी को नष्ट करना शुरू कर दिया था। नतीजा रहा क्लाइव और सिराजुद्दौला, अंग्रेजों को समझ में आ गया कि सिराजुद्दौला के रहते अब हम अपनी जो ट्रेड मोनोपोली है वो नहीं कर पाएंगे। सिराजुद्दौला ने छानबीन शुरू कर दी, जैसे मनोज ने लिखा कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को फोर्ट विलियम की जो है किलेबंदी करने से मना कर दिया। तो वो अपना किला बना रहे थे, अपना फोर्टिफाइड कर रहे थे कि और करें, तो वो मना कर दिया, बोला हाउ डेयर यू, हमारे क्षेत्र में तुम्हारे आने की, किलेबंदी करने की हिम्मत कैसे पड़ी। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई हो गई। अब उनको समझ में आ गया अब 1-to-1 लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सिराजुद्दौला आराम से जीत जाता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, अंग्रेजों की सेना इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन अंग्रेज समझ गए थे कि भारतीयों में लालच आ चुका है और भारतीयों को भारतीयों के खिलाफ खड़े होकर ही शासन लाया जा सकता था। डिवाइड एंड रूल की उन्होंने नीति ना, कनिंग बहुत थे। और उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसको अपनी तरफ मिला लिया, बोला तुम युद्ध मत लड़ो यार, अगले राजा तुम बनोगे, टेंशन ना लो, हम तो हमारे देखो हम तो राज करने आए नहीं थे,
हमें तो सिर्फ ट्रेड करना है यार, माल बेचना है, माल खरीदना, व्यापारी लोग, जैसे चाइना ने बहुत समय तक किया इसको। तो वो इसके बहकावे में आ गया। वहां जगत सेठ था, उसने शहर के दरवाजे खोल दिए, क्योंकि उसने क्या किया था, अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा कर्ज उससे ले लिया। अब उसका इतना कर्ज हो गया था, उसको इतना जो है वो लपेटा अपने साथ, राइट। तो उसको इतना लपेटा कि उसको ये बताया कि भाई अंग्रेज चले गए, तुम्हारा सारा पैसा डूब जाएगा, तुम आने वाले समय में बहुत कुछ कर सकते हो। तो सबको फंसा लिया इन्होंने। तो नतीजा क्या हुआ, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध हुआ। ये तलवार बनी हुई है, युद्ध हो रहा है, ठीक है, खूनी युद्ध। सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। कारण क्या था कि मीर जाफर जो उसका सेनापति था, उसने क्या किया, मीर जाफर ने गद्दारी की थी। किसने गद्दारी की थी, मीर जाफर। इसीलिए कई बार मीर जाफर वर्ड यूज किया था, मीर जाफर मत बनो, यानी जो देश के साथ गद्दारी कर। और यहीं से भारत का काला इतिहास लिख दिया गया। फिर इन्होंने पूरे शासन को हमेशा के लिए पकड़ लिया। ठीक है, तो किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था प्लासी का, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, सिराजुद्दौला का जो कमांडर था, सेनापति, मीर जाफर था। और मीर जाफर की गद्दारी, जगत सेठ की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला वॉर हार गया। और अब अंग्रेजों को वो सब कुछ मिल गया जो उन्हें चाहिए था। पहला जीत का स्वाद चख लिया। भारतीयों का विभाजन उनकी समझ में आ गया। उनको समझ में आ गया कि इस समय की जो राजनीति है, वहां कोई भी किसी का साथ नहीं दे रहा है। ये फॉल्ट लाइंस पकड़ो, लालच को बढ़ाओ और कब्जा कर लो, डिवाइड एंड रूल। दूसरा युद्ध हुआ बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। ब्रिटिश, एक तरफ ब्रिटिश थे और दूसरा मीर कासिम और सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला, ठीक है, दो थे, सुजाउद्दौला और शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। और बैटल ऑफ बक्सर भी क्या हुआ, ये हार गए, अंग्रेज जीत गए। और अब तो उनके मुंह खून लग गया। तो कौन कौन लड़ा 1764 में हुआ, एक तरफ ब्रिटिश थे, दूसरा मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, काल कोठरी की भी घटना हुई थी जैसा मनोज ने बताया, बट ये किसी और इंसिडेंट्स में हम बात करेंगे, राइट, ये हम कहीं और बताएंगे। अभी तो हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने इस स्वाद को चखा, कैसे बंगाल को उन्होंने अपनी प्रयोगशाला बनाई और बंगाल में जो उन्होंने प्रयोग किए उसको उन्होंने पूरे देश में लागू कर दिया। बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज की मोनोपोली हो चुकी थी इस क्षेत्र में। और अब उनको समझ में आ चुका था कि अब सत्ता को बड़े आसानी से हासिल करना चाहिए। और बहुत लंबे समय तक, औरंगजेब के समय तक भी, जो मुगल दरबार में जो साजिशें थी, ईरानियों, तुरानियों, हिंदुस्तानियों, कई भागों में बटे हुए थे, इन साजिशों का उन्होंने फायदा उठा लिया। उन्होंने समझ लिया कि सबकी अपनी महत्वाकांक्षा हो गई, देश प्रेम, देशभक्ति कहीं नहीं है। अब हमें यही मौका है इस देश के अकूत संसाधनों को लूटने का। तो आए थे वो इस देश में व्यापार करने की, भाई किसी तरह से यहाँ लेकर जाएं मसाले, मिर्च, ये सब, और वहां ढेर सारा पैसा कमाए। और जब इस देश में बोले यार हम नहीं शासन करेंगे तो कौन शासन करेगा। और उन्होंने इसके लिए बहुत लंबे प्ले किए, बहुत लंबे प्ले किए। बहुत बड़ी आबादी का धर्मांतरण करना, बहुत बड़ी जो शिक्षा व्यवस्था को बदल देना, यहाँ की मान्यताओं को खत्म कर देना। तो बड़े व्यापक तैयारी, उन्होंने तैयारी के साथ ये काम किया और आगे 190 वर्षों तक भारत को सीधे सीधे गुलाम बनाकर रखा। 190 सालों का शासन। और इस 190 सालों में उन्होंने भारत को वो नुकसान पहुंचाया तो बड़े से बड़ा आक्रांता भी नहीं पहुंचा पाया। इन्होंने वो सिस्टम ही खत्म कर दिया। और इसको अगर मैं कहूं कि वो शासन आज भी चल रहा है मानसिक रूप से, तो उसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आज भी हम ब्रिटिश शासन को गलत कह पाने में जो है वो हिचकिचाते हैं। तो ये हमारी बेसिक क्लास रही। अगर अभी आपको ये ओपन मिल रही है तो ये नहीं मिलेगी, ठीक है, ये तो जो एडमिशन बच्चे हैं उनको मिलेगी। सो आगे हम जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करूंगा कि मेरे साथ मॉडर्न इंडिया में आपको नई नई कहानियां पता चलेंगी, आपको बहुत मजा आएगा। अभी मैं आपको साजिशों को फिर वापस लेकर आऊंगा कि आजाद भारत में घुसने दो तो तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें पता चलेंगी कि मजा आ जाएगा। तो वो कहानियां बीच बीच में पिरोता रहूंगा। और मैंने अभी कुछ नया आइडिया लिया है कि मैं कुछ क्रांतिकारियों की स्टोरी भी पढ़ाऊंगा। इन कहानियों के साथ एक पैरेलल कहानी चलेगी क्रांतिकारियों की, ठीक है। तो चलिए, हाँ, ये कॉन्सेप्टर की क्लास है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। तो अगर आप मजा लेंगे पढ़ाई का तो मैं आपको नई नई रिसर्च भी देता रहूंगा कि हमारे क्रांतिकारियों को जो इतिहास के, ऐसा लग रहा है कि केवल गांधी जी, नेहरू जी और दो चार लोगों ने मिलकर आजादी दिलाई, लेकिन बहुत से ऐसे अनसंग हीरो से जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता चला, उनकी कहानियां नहीं पता चली, उन्होंने क्या किया। तो मैं धीरे धीरे कहानियों के माध्यम से उनको पैरेलल कहानियां लेके चलूंगा। तो ये पूरा क्लास जो है कहानियों के रूप में चलेगी। और उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा जो सब्जेक्ट है उसमें तुम्हारी इंसाइट एक बहुत हाई लेवल पे होगी। मजा आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, जो है क्लास को कंटिन्यू करो, एंजॉय करो। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।